सुबह के 8 बज रहे थे। अंजलि रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसकी सासू माँ मनोरमा जी हाथों में 2 भारी भरकम साड़ियों की थैलियाँ लिए रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। अंजलि सुनो, मनोरमा जी ने रौबदार आवाज़ में कहा। आज शाम को हमारे मोहल्ले की महिला कल्याण समिति की चाय पे चर्चा और सम्मान समारोह है। पूरी समिति की 25 से 30 औरतें घर पर आएंगी। मैंने कह दिया है कि घर की बहू अपने हाथों से ताज़ा ढोकला, रसमलाई और मसाला मटरी बनाकर सबको खिलाएगी। अंजलि ने हैरान होकर पूछा, मम्मी जी 30 लोगों का नाश्ता और मिठाई? पर आज तो शनिवार है, मुझे अपने ऑफिस की तिमाही रिपोर्ट जमा करनी है। वर्क फ्रॉम होम है मेरा। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक मेरी 3 अहम मीटिंग्स हैं। मनोरमा जी ने मुंह बनाकर चाय की चुस्की ली। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। कौन सा तुम कलेक्टर लगी हो? घर के मान सम्मान के आगे ये लैपटॉप की नौकरी कुछ नहीं होती। तुम सब तैयार रखोगी, मेरी साख का सवाल है। तभी मनोरमा जी की लाडली बेटी तृप्ति कमरे से बाहर निकली। वह तैयार होकर अपने बाल संवार रही थी। अंजलि ने उम्मीद से कहा, मम्मी जी तृप्ति तो आज घर पर ही है। अगर वह ढोकला और मटरी की तैयारी में मेरी थोड़ी मदद कर दे तो मेरा काम जल्दी निपट जाएगा और मैं मीटिंग भी अटेंड कर पाऊंगी। मनोरमा जी की आंखें बड़ी हो गईं। क्या तृप्ति रसोई में काम करेगी? तृप्ति को आज शाम के फंक्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ बुटीक जाना है, फिर स्पा भी जाना है। उसे शाम को समिति के सामने खूबसूरत दिखना है। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है जो रसोई में पसीना बहाएगी। तुम बहू हो, तुम्हारा काम है घर संभालना। जल्दी हाथ चलाओ। तृप्ति ने मुस्कुराते हुए अंजलि की तरफ देखा और बोली, हाँ भाभी, और ज़रा मेरे लिए 1 कप कड़क अदरक वाली चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। मेरा सिर भारी हो रहा है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अंजलि के होठों पर एक ठंडी कड़वी मुस्कान आ गई। उसने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप लैपटॉप बंद किया और रसोई की भट्ठी के सामने खड़ी हो गई। दोपहर 3 बजे तक अंजलि पसीने से तरबतर थी। एक तरफ बेसन फिट रहा था, दूसरी तरफ चाशनी उबल रही थी और तीसरी तरफ मटरी तली जा रही थी। थकान से उसकी पीठ कांप रही थी, पर उसने अपना काम पूरा किया। शाम के 6 बज रहे थे। घर का हॉल पूरी तरह सज चुका था। समिति की अध्यक्ष, जिन्हें सब बड़ी चाची यानी सुमित्रा जी कहते थे, अपने साथ 25 संभ्रांत महिलाओं को लेकर पधारी। सुमित्रा जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। निडर, समझदार और बात को सीधे कहने वाली महिला। हॉल में तृप्ति एक शानदार डिजाइनर सूट पहनकर हैवी मेकअप और खुले बालों के साथ रानी की तरह सोफे पर बैठी थी। मनोरमा जी अपनी सहेलियों के बीच बैठकर सेखी बघार रही थी। देखिए बहन जी, मेरी बहू कितनी गुड़ी है, मैंने उससे कहा और उसने चुटकी बजाते ही सब तैयार कर दिया। मेरे घर में तो बहू ही सारा काम करती है, मेरी बेटी तो बस आराम करती है। तभी अंजलि, जो पसीने से तरबतर सादे कॉटन के सूट में थकी हुई आंखों के साथ भारी भारी ट्रालियां खींचकर हॉल में आई, उसने नाश्ते की प्लेटें मेज़ पर लगाई। तृप्ति ने सोफे पर बैठे बैठे ही रौब से कहा,
अरे भाभी, इतनी देर लगा दी, जल्दी से सबको ढोकला परोसिए, और हाँ, मेरे लिए रसोई से वो खास नारियल पानी ले आइए, मुझे प्यास लग रही है। अंजलि का सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने प्लेट नीचे रखी, सीधी खड़ी हुई और तृप्ति की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में बोली, तृप्ति, किचन में फ्रिज चालू है और नारियल पानी अंदर रखा है। तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हैं। जब तुम बुटीक और स्पा जा सकती हो तो अपने लिए पानी खुद ले सकती हो। मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी पर्सनल वेटर नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मनोरमा जी का चेहरा लाल हो गया। वे तुरंत चिल्लाईं, यह क्या बदतमीजी है अंजलि, मेरी बेटी से ऐसे बात करोगी? जरा से काम में तुम्हारी नानी याद आ गई? चुपचाप जो कह रही है करो। अंजलि कुछ बोलती उससे पहले ही बड़ी चाची यानी सुमित्रा जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। रुको मनोरमा, सुमित्रा जी ने हाथ उठाकर कहा। मनोरमा जी सकपका गईं। अरे सुमित्रा जी, आप ध्यान मत दीजिए, आजकल की बहुओं में संस्कार नाम की चीज़ नहीं बची। संस्कार या गुलामी? सुमित्रा जी ने मनोरमा जी की बात बीच में ही काट दी। उनकी नज़रें अंजलि की पसीने से भीगी काया और तृप्ति के सजे धजे रूप पर टिक गईं। सुमित्रा जी ने तृप्ति से पूछा, तृप्ति बेटी, तुम्हारी उम्र क्या है? तृप्ति हकलाते हुए बोली, 24 साल। और तुम दिन भर क्या करती हो? सुमित्रा जी ने तीखे स्वर में पूछा। तुम्हारी भाभी 24 घंटे रसोई की भट्ठी में जलकर हम 30 लोगों का नाश्ता बना रही थी और तुम यहाँ दुल्हन की तरह सजी बैठी हो। क्या तुम्हारे हाथ पैरों में मेहंदी लगी है जो तुम अपनी भाभी से पानी मंगवा रही हो? मनोरमा जी तुरंत बेटी के बचाव में आई। अरे सुमित्रा जी, वो तो मेहमान की तरह है, बेटी तो राजकुमारी होती हैं। सुमित्रा जी व्यंग से हंसी। और बहू क्या किसी अनाथ आश्रम से आई दिहाड़ी मजदूर है? मनोरमा, तुम्हारी बहू का भी ऑफिस का काम था, वो भी किसी घर की बेटी है। तुमने अपनी बेटी को तो राजकुमारी बना रखा है और बहू से बंधुआ मजदूरी करवा रही हो और ऊपर से पूरी समिति के सामने ढिंढोरा पीट रही हो कि तुम्हारी बहू कितनी गुड़ी है। समारोह में आई बाकी महिलाएं भी आपस में फुसफुसाने लगी। एक महिला बोली, सही कह रही हैं सुमित्रा जी, मनोरमा तो हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाती है। सुमित्रा जी अंजलि के पास गईं, उनके हाथों से परोसने वाला चम्मच लिया और उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने अंजलि का हाथ थामा और उसे सोफे पर बैठा दिया। अंजलि, आज तुम यहाँ बैठोगी, नाश्ता करोगी, सुमित्रा जी ने कहा। फिर वे मनोरमा जी और तृप्ति की तरफ मुड़ी। मनोरमा, अगर यह नाश्ता तुम्हारी शान का हिस्सा है तो अब इसे परोसने का काम तुम्हारी राजकुमारी बेटी तृप्ति करेगी। चलो तृप्ति, उठो। अगर तुम्हारी माँ को अपनी साख बचानी है तो प्लेटें उठाओ और सबको परोसो। तृप्ति का चेहरा शर्म से फीका पड़ गया। उसकी आंखों में बेइज्जत होने के आंसू आ गए। वह भारी मन से उठी और कांपते हाथों से प्लेटें उठाने लगी। मनोरमा जी की जो नाक ऊंची होनी थी वह पूरे समाज के सामने कट चुकी थी। तभी अंजलि के पति सिद्धार्थ, जो अभी अभी ऑफिस से लौटे थे, दरवाजे पर खड़े यह सब देख रहे थे। वे आगे आए और बोले, सुमित्रा चाची बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मैं रोज़ यह अनदेखा करता था कि आप अंजलि के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, पर आज मुझे समझ आ गया कि मेरी खामोशी
अंजलि के साथ अन्याय थी। आज के बाद अंजलि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, किसी के झूठे दिखावे का साधन नहीं बनेगी। समारोह खत्म होने के बाद सब चले गए। घर में एक गहरा सन्नाटा था। तृप्ति अपने कमरे में रो रही थी, क्योंकि जिस स्पा और मेकअप का घमंड उसे था, वह रसोई की प्लेटें धोते धोते सब उतर चुका था। मनोरमा जी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब अंजलि पर हुक्म चलाना आसान नहीं होगा। अंजलि अपने कमरे में बैठकर चैन की सांस ले रही थी। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया था, कोई तमाशा नहीं किया था, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होकर उसने अपने अस्तित्व की सीमा तय कर दी थी। उसे समझ आ गया था कि सहनशीलता एक हद तक ही गुण होती है, उसके बाद वह स्वयं का अपमान बन जाती है। संस्कार दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान अपनी बलि देना मना करता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।